ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई लिक्विड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। रीज़न क्या है? रीज़न बेटा सिंपल है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। क्लियर? जो लिक्विड है उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द गैसेस। क्लियर? सो एक कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर करने के लिए। ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिए एटम्स जिनके पास क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, दैट्स मीन प्रोटॉन या न्यूक्लियस कह लीजिए, और शेल्स में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस एटम की जो अट्रैक्शन की रेंज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स तक जा रही है, दैट्स मीन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और इसका जो न्यूक्लियस है जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज ये दूसरे के न्यूक्लियस, ये दूसरे के प्रोटॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। अब अगर ये स्पेसिंग ज्यादा दूर होगी तो ये फैक्टर रिपल्जन जो फोर्सेस है इनका जो फैक्टर है ये ज्यादा डोमिनेट नहीं होता। जैसे ही आप ये जो स्पेसिंग है ये बहुत ज्यादा क्लोज करते हो तो होता क्या है, ये जो एटम्स हैं इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस है ये डोमिनेट होना शुरू हो जाती है। तो लिक्विड में भी सेम यही बिहेवियर शो होता है, इसलिए हम लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। हम आंसर लिखते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। सो आंसर हम स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर as compared to gases. So as we try to compress the liquid, repulsive force gets dominant. Repulsive forces gets dominant, so it's difficult, it gets difficult to compress liquid. अब स्टूडेंट्स आप इन आंसर्स को अपनी मर्जी से शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप बजाय कि फुल स्टेटमेंट लिखिए, आप सिर्फ ये लिखिए मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? सो रिपल्सिव फोर्सेस गेट्स डोमिनेंट, आप ये दो लाइंस भी लिख दो तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, लिहाजा मैं थोड़ी लाइंस को कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें से मेन पॉइंट उठा के एज इट इज अगर आप ये लाइंस में लिख देंगे तो आपको जो 2 मार्क्स है वो मिल जाएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास है शोज अ डिवाइस दैट यूजेस लिक्विड प्रेशर टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट। इस तरह का कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक प्रेस में यूज होता है, जो कि पहले आईजी में सिलेबस में इंक्लूड था लेकिन अब एक्सक्लूड हो गया है। तो अदरवाइज ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं, ना P2 में आएगा ना P4 में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, लिहाजा मैं एहतियातन ये आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? ओके, क्या कहता है? द बॉक्सेज आर लिफ्टेड बाय पंपिंग ऑयल इनटू द सिलेंडर। यहाँ पंप है, ये ऑयल को इस चेंबर के अंदर रश करवा रहा है, जिसकी वजह से इस एरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और ये जो बॉक्सेस है ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इसका जो प्रिंसिपल है ये आपने बहुत सी जगह पे हाइड्रोलिक प्रेस में देखा होगा, किस तरह की गाड़ियों को लिफ्ट करके डिफरेंट उनके जो टेक्नीशियन वगैरह काम कर रहे होते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ करते हैं। और डिफरेंट तरह के आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, इवन के जो एयरक्राफ्ट है उनके लैंडिंग गियर्स में भी हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ हो रहा होता है, जिसकी मदद से जहाँ पे लिक्विड होता है, ऑयल होता है, तो वहाँ पे जो एब्जॉर्बर कुछ लगे होते हैं। इस किस्म का कॉन्सेप्ट बहुत सी जगह हम यूज़ करते रहते हैं। क्लियर? बेटा अब यहाँ क्या कह रहा है? द फोर्स अपवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू ऑयल। सो ऑयल अप साइड क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। एंड द फोर्स डाउनवर्ड ऑन द पिस्टन ड्यू टू एयर अबव द पिस्टन, और एयर की वजह से एक दूसरा प्रेशर लग रहा है जिसको हम कहते हैं P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी स्टूडेंट्स वैल्यू होती है 1 × 10⁵ पास्कल। ओके, पास्कल। ओके, सो अगर ये दोनों फोर्सेस लगे तो एक कंबाइंड फोर्स लगती है जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं। सो दिस विल बी F = 8800
Newton. The pressure of the air is 1 into 10 raised to power 5 Pascal and the cross sectional area of the bottom surface of the piston is this one. So you just have to find out, calculate the pressure of the oil at the bottom surface of the piston. That's mean कि इस area के ऊपर ये जो bottom piston है, clear? piston का जो bottom area है, यहाँ पे कितना pressure exert हो रहा है, अब हमने ये मेजर करना है. दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे इस एरिया पे जो प्रेशर इस टाइम अपीयर हो रहा है, हमने वो प्रेशर की वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना है. सो अगर यहाँ पे अगर हमने कहीं पे प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो ऑब्वियसली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस टाइम जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है. सो हम स्टार्ट करते हैं. फार्मूला, प्रेशर इज F/A, दैट्स मीन फोर्स पर यूनिट एरिया. अब फोर्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स 8800 डिवाइडेड बाय व्हाट इज एरिया, इट्स 0.016. क्लियर? अच्छा, अब यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा ये आएगा 5.5 इंटू 10⁵ पास्कल. हमारे पास आंसर आ गया. लेकिन ये वो प्रेशर है जो कि सिर्फ है प्रेशर ऑफ द ऑयल एट द बॉटम सरफेस ऑफ द पिस्टन. ये वो सिर्फ प्रेशर है जो कि अप्लाई हो रहा है, किस वजह से, जो कि ऑयल की वजह से अप्लाई हो रहा है. लेकिन इसके अंदर अभी हमने ऐड करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमने पिस्टन के जो बॉटम एरिया है वहां पे हमने टोटल प्रेशर ऑब्वियसली फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो इसी में बेटा हम फाइंड आउट कर देते हैं, ऐड करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो अगर इसमें 1 + 1 इंटू 10⁵ पास्कल अब अगर आप ऐड कर दो, सो ये वैल्यू बन जाएगी 6.5 इंटू 10⁵ पास्कल वैल्यू बन जाएगी. क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. कहते हैं एज द बॉक्सेस आर लिफ्टेड द डेप्थ ऑफ द ऑयल इंक्रीजेज. कॉन्सेप्ट को आसान करते हैं. पहले फॉर एग्जांपल अगर बॉक्सेस यहाँ पड़े थे, हम आसान कर लेते हैं, पहले बॉक्सेस यहाँ पड़े थे. क्लियर? जैसे जैसे ये ऑयल प्रेशर एक्सर्ट करता है, अब ये जो पहले यहाँ तक था, फॉर एग्जांपल ये स्केल यहाँ तक था, अब यहाँ तक चला गया. दैट्स मीन बॉक्सेस कहाँ पे चले गए, इस एरिया पे चले गए. ओके, कहां से बॉक्सेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली बॉक्सेस क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह से यहां पे एक इनलेट है जहां से आप ऑयल को रश करवा रहे हो इस चैम्बर के अंदर. क्लियर हो गया? ओके, अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं. एक्सप्लेन व्हाई पंप मस्ट एक्सर्ट एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द ऑयल एज द डेप्थ ऑफ द ऑयल इंक्रीजेस. अब बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप ये चीज लिफ्ट करते हो, ऑयल यहां से इन होता है, तो पहले ऑयल कितना था, फ्लूइड कितना था, यहां तक था. अब ऑयल कितना है, यहां तक है. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके पास इस टाइम जब ये बॉक्सेस लिफ्ट हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल अंदर आ जाता है इस चेंबर के अंदर. और जब एक्स्ट्रा ऑयल अंदर आता है तो ऑब्वियसली फ्लूइड का प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये ऊपर मूव करता है. क्लियर? अब इस केस में फ्लूइड हमारे पास कितना है, क्योंकि फ्लूइड का अपना भी प्रेशर है. इस केस में फ्लूइड हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, इस केस में फ्लूइड सिर्फ इतना है. इस केस में फ्लूइड कितना हो गया, इतना ज्यादा हो गया. दैट्स मीन कि जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगी, एक्स्ट्रा ऑयल अंदर आएगा, वैसे वैसे आपके पंप को ज्यादा पुश करना पड़ेगा और ऑयल को अंदर अंदर इंसर्ट करवाने के लिए, जिससे आपके जो बॉक्सेस है वो कंटिन्यूसली ऊपर राइज करे. आई होप सो समझ आ गया होगा. हम लिखते हैं इसको ताकि मजीद बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. एज अगेन वही बात, आप इसमें से की पॉइंट्स ढूंढ सकते हो. ठीक है, P इज रो GH. सो यहां से रिलेशन क्या निकल रहा है, डेंसिटी सॉरी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी चेंबर के अंदर इंक्रीज होती जाएगी. क्यों? क्योंकि हाइट इंक्रीज होगी, बॉक्सेस ऊपर जाएंगे. अगेन ये बात मैं रिपीट करूं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज की जरूरी है कि जैसे हाइट इंक्रीज होगी बॉक्सेस ऊपर जाएंगे, ऑयल अंदर आएगा, ऑयल की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली फ्लूइड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो हाइट इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. ओके, इसके बाद क्या होगा, हेंस इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग फोर्स कह लो, प्रेशर कह लीजिए, increasing pressure from pump is needed to lift the extra oil, in the cylinder continuously. Okay,
सो आपको एक लगातार इंक्रीजिंग प्रेशर चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप वेट को ऊपर कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पास जो लिक्विड है, जो ऑयल है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। जो क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है इनसाइड चैम्बर वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दैट्स मीन आपने ऑयल को भी लिफ्ट करवाना है ऊपर और बॉक्सेस को भी लिफ्ट करवाना है, तो आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए। आई होप सो के समझ आ गया होगा। सजेस्ट वन रीजन व्हाई द force of 8800 Newton in part B cannot lift boxes of weight 8800। तो इसकी भी वही रीज़न है बेटा जो अभी हमने पढ़ी कि ऑब्वियसली कि जब आप एक्स्ट्रा ऑयल को इन करवा रहे हो तो आपको फोर्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज चाहिए, आपको जो प्रेशर है उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए। अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो हो सकता है कि ऊपर से लगने वाला प्रेशर नीचे से लगने वाले प्रेशर के बराबर हो जाए और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें और आपके पास जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो जीरो हो जाए। क्लियर? सो अप्लाइड फोर्स हम इसको लिख लेते हैं अगेन, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 8800। अब ये लाइन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हो। टू लिफ्ट बॉक्सेस, हम बता रहे हैं इस लाइन में कि ज्यादा होनी चाहिए। टू लिफ्ट बॉक्सेस, अदरवाइज अगर नहीं इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अदरवाइज एज डेप्थ, दैट्स मीन चेंबर के अंदर स्पेस इंक्रीज होगी, एक्स्ट्रा ऑयल अंदर जाएगा, इंक्रीजेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस या डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड फोर्सेस cancel the effect of each other, cancel the effect of each other। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर की अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट भी अटैच कर दी है, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ये ज़रूर देखनी है, ज़रूर पढ़नी है। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको मिस करते हैं, कभी वो ये खोल के नहीं देखते, लेकिन ये बेटा आप लोगों के लिए होती है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में आई होप सो के बेहतरी होगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिगर 2.1 शोज अ बुक शेल्फ विद 2 ग्रुप्स ऑफ बुक। ठीक है, हमें मैथ्स दिया हुआ है ईच बुक का, तो हम देख लेते हैं कितनी बुक्स है। 1 2 3 4 5 6 बुक है, आप खुद भी गिन लीजिएगा। सो मैथ्स ऑफ ईच बुक विल बी 0.52 मल्टीप्लाई 6। हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शेल्फ बाय द बुक्स इन ग्रुप बी इज लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शेल्फ बाय द बुक्स इन ग्रुप ए। अगेन बेटा कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो ये कहने में बड़ा आसान है कि जब वर्टिकल पोजीशन पे बुक्स होंगी तो एरिया ऑब्वियसली कम होगा और प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जो ग्रुप ए है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ग्रुप बी जो है वो लेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं कि एज वी नो दैट P इज इक्वल टू F ओवर A। फार्मूला से स्टार्ट करेंगे हम। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया। अब यहां पे देखिएगा, पहली चीज हमने बतानी है एंड सो हम यहां पे जल्दी से बता देते हैं कि फोर्स exerted by the books are same, by the books are same। ओके हो गया? क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, वेट है, तो वेट तो ऑब्वियसली हर बुक सेम लगा रही है ना, वेट का तो इशू नहीं है, आइडेंटिकल बुक्स हैं। क्लियर? अब हम सिंपल से रिलेट कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट हमने बता दिया, सॉरी ये पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट बता दिया। अब हम थर्ड मार्क्स के लिए हम स्टेटमेंट लिखने लगे हैं इन ग्रुप ए। अब हम प्रॉपर उसको मेंशन कर देते हैं। इन ग्रुप ए लेसर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेसर कॉन्टैक्ट एरिया, हैंस ग्रेटर प्रेशर exerted by group A। ओके जी, अगेन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, जितना आप इसको शॉर्ट करना चाहो कर लो। डायरेक्ट लिखो P इज इक्वल टू FA, P डायरेक्टली पोर्शन टू FA। डायरेक्ट लिखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुक्स आर सेम बट लेसर कॉन्टैक्ट एरिया, सो ग्रेटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ग्रुप ए। इसको आप शॉर्ट करके भी लिखेंगे तो ये आपका ठीक कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगेन बात कि 3 मार्क्स के तो आपको वैलिड 3 पॉइंट्स देने हैं ताकि आपका आंसर करेक्ट हो। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शेल्फ बाय द बुक्स इन ग्रुप ए। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ग्रुप ए का हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। ओके हो गया? सो ये मैथ्स गिवन है, ठीक हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा।
एफ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ mg में, एरिया को एज इट इज रहने दे रहा हूँ। क्लियर? सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P इज इक्वल टू व्हाट इज मास 0.52 मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 10 से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो हम वैल्यू बेटा ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम 10 ले रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, एरिया की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए। एक कॉन्टैक्ट एरिया, इस ग्रुप ए का कॉन्टैक्ट एरिया कौन सा है, ये वाला है ना। मतलब क्या निकला, मतलब ये जो एरिया मैं नीचे अगर बना दूं बिल्कुल एज इट इज, सो ये कॉन्टैक्ट एरिया ना, और ये बिल्कुल सिमिलर है इस कॉन्टैक्ट एरिया के, तो हम चाहे इसकी वैल्यू लें इसकी वैल्यू लें, बात बराबर है। क्लियर हो गया? ओके अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे एक कौन सी साइड चाहिए, मुझे एक 21 चाहिए। क्लियर? और एक मुझे ये फ्रंट ये वाली साइड चाहिए, 30 नहीं चाहिए क्योंकि 30 इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्लियर? सो बेटा अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं लिख दूंगा 21 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा। क्लियर? अब ये जो आंसर आएंगे आपके ओके, अब इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटा आप ऊपर से देख लीजिएगा दोबारा, आपके पास जो आंसर आएंगे वो आई गेस आंसर आएगा ऊपर आंसर आ जाएगा 30.6 न्यूटन। मैंने ये आंसर निकाले हुए हैं, 163.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? क्योंकि प्रेशर आप पास्कल में ले रहे हो। क्लियर? ओके, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आप दोबारा कन्वर्ट कर दो, किस में आपने कन्वर्ट कर दोगे आप, आई गेस 0.016 मीटर स्क्वायर में। जब इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे अगेन देख लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 163.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है, किस में जाना है, मीटर स्क्वायर में जाना है, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे, लेकिन ऊपर पावर क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। कन्वर्ट करने का एक मेथड है। क्लियर? सो अब ये जो आंसर आएगा ये 1911 पास्कल आ जाएगा। इसको ट्राई कीजिएगा, आई होप सो कि फौरन आपका आंसर आ जाएगा, इस मेथड से ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर बिलफर्ज कोई इधर उधर मिस्टेक्स हो गई हो तो आप देख लीजिएगा, आपने ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बस इन दोनों में थोड़ी सी वेरिएशन कीजिएगा, ये आपका आंसर आई होप सो सही आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो रहा हुआ। ओके, अ डाइवर डाइव्स टू अ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द सी वेयर द टोटल प्रेशर इज 3 into 10⁵ Pascal, the atmospheric pressure is this one and the density of sea water is this, calculate the depth। तो ये आपको मैं जल्दी से बेटा फार्मूला बता देता हूँ, PT इज इक्वल टू ρGH प्लस एटमॉस्फेरिक। अगर हाइट मेजर करनी, दैट्स मीन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट the total pressure from the atmospheric pressure and you have to divide rho multiply gravitational field strength and you get your desired result. So what's the value, we have to put all the values. What is the total pressure, 3 into 10⁵ minus 2 into 10 sorry okay, 1 into 10⁵ divided by, what is the value of density for sea water, it's 1030 multiply 10 and you'd get your answer, that will be 19 meter. Okay, so again आंसर की मार्किंग स्कीम से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, एग्जामिनर रिपोर्ट भी मैंने पेस्ट कर दी है, एनालिसिस इसका ज़रूर पढ़िएगा। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एग्जामिनर रिपोर्ट ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपको बहुत एक कंफर्ट मिलेगा, आप जब भी एक आंसर करोगे तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।